दोस्तों बहुत बार आप ऐसी चीज़ें सोचते हो जो आपको लगता है कि आपको सही जगह पे लेके जा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको गलत डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाती हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आपको वो अचीव करने में नहीं बल्कि उसको डेविएट करने में आपकी हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश एयरप्लेन जो होते थे, जब वो जर्मनी पे अटैक करने जाते थे तो बहुत ज़्यादा वो जर्मनी उनको नीचे गिरा देता था। जब उन्होंने एनालाइज करने का ट्राई किया कि क्या चेंज करके वो अपने प्लेन्स को अच्छा बना सकते हैं, तो इंग्लैंड ने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि वो अपने प्लेन में क्या चेंजेस करें जिससे उनके प्लेन क्रैश होना कम हो जाए। तो उन्होंने देखा कि जो प्लेन वापस आते थे और जो उनके ऊपर अटैक होता था तो उनके विंग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा निशान होते थे, उनके पंख के ऊपर सबसे ज़्यादा निशान होते थे। तो उनको लगा कि अगर वो अपने प्लेन्स के विंग्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उनके प्लेन नीचे जाना कम हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर जब उन्होंने डिटेल में जाकर डिस्कशन करने का ट्राई किया तो उनको पता चला कि प्लेन उनके वापस इसलिए आते थे क्योंकि उनके विंग्स स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि उनके विंग्स का जो मिडल पार्ट होता था जहाँ पे अभी तक कोई भी निशान नहीं था वो उनका वीकेस्ट पार्ट था, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई अटैक होता था तो वो प्लेन क्रैश हो जाता था। तो ऐसा ही शायद इन्वेस्टमेंट के केस में होता है। बहुत बार हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमें लगता है कि वो सही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होती, जिनको हम बोलते हैं बिहेवियरल बायसेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बिहेवियरल बायसेस के बारे में जो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं, जो हम सोचते हैं कि हमें एक अच्छी रिटर्न दिलवाएंगे लेकिन एक्चुअल में वो हमें गलत साइड लेके जाते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 बिहेवियरल बायसेस के बारे में जिनको एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उसको अवॉइड करें। चलिए बात करता हूं मैं सबसे पहले बिहेवियरल बायस का, और सबसे पहला जो बिहेवियरल बायस है उसका नाम है कंफर्मेशन बायस। मैं इसको आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं कि ये क्या होता है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि आपको किसी ने बोला कि स्टॉक ABC बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जब उनको एक व्यू मिल जाता है तो वो ट्राई करते हैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने का जो वो उनके व्यू को कंफर्म करता है। जैसे कि इस एग्जांपल में किसी ने आपको बोला था कि स्टॉक अच्छा है, तो आप इंटरनेट पे जाके सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ोगे जो स्टॉक के बारे में पॉजिटिव होगा, और जो भी नेगेटिव न्यूज़ होगा आप उसको नेग्लेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो आप जब भी किसी केस में कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए जाते हैं तो उस केस में उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जरूर देखें, ताकि आपको एक न्यूट्रल व्यू मिल सके कि वो स्टॉक एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर सकता है। और वैसे ही जब किसी स्टॉक के बारे में आपको एक नेगेटिव व्यू मिलता है तो आप सिर्फ उस न्यूज़ के बारे में ना पढ़े जो उस स्टॉक के बारे में नेगेटिव व्यू ही देता है, बल्कि आप उसको पॉजिटिव व्यू भी पढ़ना चाहिए। तो कंफर्मेशन बायस अवॉइड करने के पीछे मेनली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी आपको एक व्यू लेना होता है तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप दोनों साइड ऑफ व्यूज को देखें, ताकि आप एक न्यूट्रल व्यू के बारे में आ सकें, ताकि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। चलिए अब बात करते हैं सेकंड बिहेवियरल बायस का, जिसका नाम है लॉस अवर्जन बायस, जो हमें बहुत सिंपल टर्म्स में ये बताता है कि जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और वो स्टॉक जब नीचे को जाना स्टार्ट होता है तो बहुत सारा चांसेस होता है कि आप उस स्टॉक को सेल नहीं करते, जबकि आपको पता होता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में वापस से रिबाउंड नहीं करेगा। फिर भी आपका दिमाग आपको बोलता है कि शायद मैं उस स्टॉक को रख के रखूँ, और जो स्टॉक मैंने 100 रुपीज़ में बाय किया था जो अभी 30 या 40 रुपीज़ पे है वो वापस ऊपर को जाएगा, वापस 60 या 70 रुपये पे जाएगा, तब मैं उसको बेच दूंगा। अब लॉस अवर्जन बायस को समझने का एक और तरीका है कि लॉस अवर्जन बायस को हम अपने पोर्टफोलियो के वे से भी समझ सकते हैं। अब मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स हैं और 10 स्टॉक में से 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं, और उस केस में ऐसा होता है कि जो बाकी के 7 स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। उस केस में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि जो स्टॉक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो तो पहले ही प्रॉफिट में जा चुके हैं, क्यों ना हम उन स्टॉक्स को बेच के जो स्टॉक्स नीचे गए हैं उनको और खरीद लूँ, ताकि मेरा एवरेज प्राइस कम हो जाए और मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नीचे को जा रहे हैं और आपको पता है कि फंडामेंटली वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और आने वाले टाइम में बहुत कम चांसेस है कि वो वापस ऊपर को जाएंगे, तो शायद आपको ऐसे स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। लेकिन गलती जो हम करते हैं, हम गलती डबल इम्पैक्ट वाली करते हैं। पहला कि हम अपने विनिंग स्टॉक्स पे ध्यान नहीं देते, उनको हम बेच देते हैं, और दूसरा जो हमारे लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो आपको अपने हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो स्टॉक्स नीचे जा चुके हैं आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वापस ऊपर को जाएंगे और मैं उनको और खरीदूंगा तो शायद मेरा लॉस कम हो जाएगा। उस केस में जो आपको सोचना चाहिए, जो आपके पैसे बचे हुए हैं, मान लो जो आपने 100 रुपीज़ का स्टॉक खरीदा था अभी वो 30 रुपये का बचा है,
तो आपको उस केस में सोचना चाहिए कि वो 30 रुपये को अब मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ ताकि वो 30 रुपये के ऊपर मुझे ज़्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाए। तीसरा बिहेवियरल बायस होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि जब आपको लगता है कि ये चीज़ आपके हिसाब से बिल्कुल सही है और वो एक्चुअली में वो सही नहीं होती, जो आपको और ज़्यादा नीचे लेके जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा जिसका प्राइस अभी 100 रुपीज़ था, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया भी, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका प्राइस बढ़ के 120 पे चला गया। तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि स्टॉक ऊपर चला गया, वापस से नीचे जाएगा, मैं अब इसको सेल कर देता हूँ। उस केस में आप उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और वो स्टॉक का प्राइस वापस नीचे गिर के 90 पे आ जाता है। तो आप थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ पता है, जो आपने जम्पशंस लिया था वो बिल्कुल सही है और मैं वापस इसको 90 पे बाय करूंगा, अब वापस ऊपर जाएगा, मैं इसको फिर से सेल कर दूंगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस के केस में बहुत से रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और हिस्टोरिकल अगर मैं डेटा की बात करूं, एक स्टडी की बात करूं जिसमें प्रूव किया गया है कि जब भी आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में जाके ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करते हो तो आपके जो रिटर्न होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। 2000 के अराउंड बर्कले में एक स्टडी किया गया था जिसमें इन्वेस्टमेंट हैबिट और रिटर्न के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो उन्होंने देखा जो लोग पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं उनका जो रिटर्न था वो 18% के आसपास का था, लेकिन जो लोग ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट करते थे, बाय सेल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं, उनका रिटर्न 11% के आसपास का था। मतलब कि जब भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ पता है और तब आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में सोचना बंद कर देते हो, उस केस में आपका ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस भी होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा होता है एक इन्वेस्टर के लिए, लेकिन वहीं पे ही ओवर कॉन्फिडेंस के केस में आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको ये बोलता है कि आप एक अच्छी कंपनी को चूज़ कीजिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए कि वो आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर वो आने वाले टाइम में उसका फंडामेंटल रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उनके क्वार्टरली एनुअली रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो उस केस में आप सोच लीजिए कि आपसे गलती हुई थी और आपको उस कंपनी से एग्जिट करना है। लेकिन वहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत एक नैरो लाइन होती है जिसको आपको समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ फोर्थ बायस के बारे में, जो है फेमिलियरिटी बायस। फेमिलियरिटी बायस बोलता है कि बहुत बार आप उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करते हो जिनसे आप फेमिलियर होते हो, लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आपने कुछ वीडियो पहले मुझे ये बताया था कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में ये बात होती है कि जिस चीज़ में आप कॉम्पिटेंट हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप बैंक इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको नहीं पता कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बैंकिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज आपका कॉम्पिटेंस बैंकिंग इंडस्ट्री में है। और अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको फेमिलियरिटी बायस से बच के रहना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो फेमिलियरिटी बायस आपको ये बोलता है कि जिन चीज़ों से आप फेमिलियर हो आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंट हमें बोलता है कि जिन चीज़ों में आप कॉम्पिटेंट हो आपको उसमें पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों चीज़ों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बोलता है कि आपको कॉम्पिटेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन फेमिलियरिटी बायस बोलता है कि जिस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी पता है आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हो। तो यहाँ पे आपको छोटा सा डिफरेंस समझना चाहिए कि जिन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि जिस चीज़ में आपका कॉम्पिटेंस है आपको उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि मैं आपको फिर से एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप एक आईटी इंजीनियर हैं, लेकिन आप आईटी इंजीनियर होते हुए भी आप थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फेमिलियरिटी है वो आपको बैंकिंग सेक्टर की है, लेकिन जो आपका कॉम्पिटेंस है वो आपको आईटी सेक्टर का है। तो अगर आपको पहले इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है तो जहाँ पे आपका कॉम्पिटेंस है, जैसे कि इस केस में आपका कॉम्पिटेंस आईटी इंडस्ट्री में है, तो आप आईटी इंडस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि वहाँ पे कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से है, तो वहाँ पे आपको फेमिलियरिटी है, वहाँ पे आपका कॉम्पिटेंस नहीं है। तो आपको फेमिलियरिटी में नहीं बल्कि कॉम्पिटेंस में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ लास्ट बिहेवियरल बायस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है अटेंशन बायस। अटेंशन बायस क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करता है? तो दोस्तों बहुत बार एज ए इन्वेस्टर आप बहुत सारी न्यूज़ के बारे में सुनते हो जो आपकी अटेंशन को ड्रॉ करती है, और जो न्यूज़ होती है वो सिर्फ मेनली उनका ऑब्जेक्टिव होता है आपके अटेंशन को ड्रॉ करना।
लेकिन वहाँ पे आप गलती क्या करते हो कि उस अटेंशन के पीछे जो न्यूज़ आई थी आपके अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट रैशनल समझ के उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हो बिना सोचे समझे कि फंडामेंटली वो स्टॉक कैसा है। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आजकल न्यूज़ में टेलीकॉम सेक्टर को लेके बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि किसी कंपनी के ऊपर कितने ड्यूज बचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जब भी कोई न्यूज़ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला, तो बहुत से न्यूज़ आते हैं जो आपके अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, लेकिन बिना उस कंपनी के बारे में पढ़े हुए आप उस अटेंशन वाली न्यूज़ के बेस पे पर्टिकुलर कंपनी को जाके बाय एंड सेल कर लेते हो बिना सोचे समझे कि उसके ऊपर ड्यूज कितने हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है और आने वाले टाइम में वो कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो यहाँ पे एक आपको जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो आपको अटेंशन में और इन्वेस्टमेंट रैशनल के बीच में समझना चाहिए। जो अटेंशन होता है, जो न्यूज़ आपका ड्रॉ करता है, बहुत बार सही भी हो सकता है, बहुत बार आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, लेकिन जो अटेंशन वाला न्यूज़ आता है वो आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है उसमें एक फैक्टर की तरह काम करना चाहिए, बल्कि वो इकलौता फैक्टर नहीं होना चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट को ड्रॉ करे। जैसे कि कोई न्यूज़ आती है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको एक फैक्टर मान ले ओवरऑल मॉडल में, ओवरऑल थिंकिंग मॉडल में, जो आपको बताता है कि आपको स्टॉक में बाय करना है या नहीं करना, और उसके बाद एक अच्छी रिसर्च करने के बाद उस पर्टिकुलर कंपनी को बाय करें ताकि आप वहाँ पे एक अच्छी रिटर्न बना सकें। दोस्तों, ये जो हमने वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया था, ताकि हम इन्वेस्टर्स तक कुछ ऐसे बिहेवियरल बायसेस पहुँचा सकें जो वो डेली लाइफ में बहुत बार इनकाउंटर करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पाते कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जहां पे किसी ना किसी बिहेवियरल बायस ने आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया, और इसके अलावा आपने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया, और इन 5 में से क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा बिहेवियरल बायस आया था। आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि आपसे हम भी सीख सकें और हमारे व्यूअर्स को भी आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है तो #AskGuru लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें, और बहुत क्वेश्चंस का शायद हम एक वीडियो बना के भी आंसर देने का ट्राई करेंगे जिनके ऊपर हमें लगेगा कि हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक इंटेलिजेंट और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।